जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। लड्डू गोपाल के लिए आपका दिल तड़प उठेगा। दोस्तों, आप सभी लड्डू गोपाल के भक्त अपने ठाकुर जी अपने लल्ला से कितना प्रेम करते हैं। अपने लल्ला के लिए हर एक भक्त के दिल में एक विशेष स्थान होता है, एक विशेष सम्मान होता है। हर एक भक्त अपने लल्ला की सेवा अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके लल्ला को कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो। पर जरा सोचिए, क्या गुजरेगी उस वक्त जब उसके लल्ला को अपमानित किया जाए, उसके लल्ला को दुख दिया जाए, तकलीफ दी जाए। इसे सोचकर भी हमारा दिल दहल जाता है। आज की यह लीला कथा बहुत ही मार्मिक और दुखदाई है और जिन्होंने हमारे साथ यह लीला कथा शेयर की है उन्होंने अपना नाम और पता बताने से मुझे मना किया है, तो क्षमा कीजिएगा दोस्तों। मैं उनका नाम और पता आप सभी को नहीं बता पाऊंगी, पर मैं उनका नाम मनीषा बताऊंगी, जिससे कि आप सभी को इस लीला कथा को समझाने में मुझे आसानी हो और आप सब अच्छे से समझ पाओ। आज की यह लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यकीन मानिए आपके दिल को जरूर स्पर्श करेगी। मनीषा जी कहती हैं कि मेरी उम्र लगभग 34 साल है और मेरी शादी लगभग 11 साल पहले हो चुकी है। लड्डू गोपाल की कृपा से अभी मुझे 2 पुत्र और 1 पुत्री संतान है। जैसा जीवन हम आज जी रहे हैं जरूरी नहीं है कि हमारा पूरा जीवन वैसा ही खुशहाल रहा हो। अतीत के पन्ने अपने साथ बहुत सारे राज दबाए रहती है। मेरे साथ भी मेरे अतीत में, मेरे बचपन में एक बहुत ही दुखदाई घटना घटी है। मेरे साथ, मेरे लड्डू गोपाल के साथ एक ऐसी मार्मिक घटना घटी है जिसे आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे आंखों से अपने आप आंसू आने लगते हैं। मनीषा जी कहती हैं कि मेरे मम्मी पापा की शादी के 3 साल के बाद मेरा जन्म हुआ था। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे। मेरे दादा दादी नहीं थे। मेरे बड़ी मम्मी और मेरे बड़े पापा थे। उनके 2 बच्चे थे। उनका परिवार और हमारा परिवार अलग अलग रहता था। मेरी मम्मी अपने मायके से लड्डू गोपाल लेकर आई थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी, पर मुझे अब भी याद है कि मेरी मम्मी हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कितने प्यार से किया करती थी। मैं जब बहुत छोटी थी तभी से अपने मम्मी से लड्डू गोपाल की सेवा करने की जिद किया करती थी, उन्हें गोद में लेने की जिद किया करती थी। मनीषा जी कहती हैं कि जब मैं 9 साल की थी तभी हमारे जीवन में बहुत ही दुखदाई घटना घटी। मेरे पापा रेलवे के बिजली विभाग में काम करते थे। एक दिन अचानक हमारे घर खबर आता है कि मेरे पापा को करंट लग गया है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मेरी मम्मी बहुत रोने लगी। मेरी मम्मी को रोते देखकर मैं भी खूब रोई थी। तभी हमारे पड़ोस के एक अंकल और एक दादी के साथ मेरी मम्मी हॉस्पिटल गई। मेरे पापा को बिजली का झटका इतना जोर का लगा था कि उनकी मृत्यु तो घटना स्थल पर ही हो चुकी थी, पर यह बात हम सभी को उस समय नहीं बताया गया था। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी, पर 9 साल की उम्र इस बात को समझने के लिए पर्याप्त जरूर होती है कि हमारा कोई अपना हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया है। पर यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना थी। भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे जो उन्होंने हमारे साथ किया था। मेरी मम्मी उस समय गर्भवती थी। मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी। मेरे पापा के जाने के बाद वो नौकरी मेरी मम्मी को ही मिलने वाली थी। पर उस समय मेरी बड़ी मम्मी और मेरे बड़े पापा ने मेरी मम्मी को बहला फुसलाकर बहुत समझाया कि आप महिला हैं, आपकी एक छोटी सी बच्ची है, एक बच्चा आपके पेट में है, तो 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ काम कैसे करिएगा। महिलाओं को बाहर की दुनिया में बहुत सारी दिक्कतें आती है। मेरे बड़े पापा ने कहा कि वो नौकरी मैं करता हूँ और मैं आपके और आपके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी, पूरी भरण पोषण का भार लेता हूँ। आप तीनों को कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपके रहने से लेकर खाने पीने का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, बच्चों की शादी का, सब कुछ की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपके अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ। मेरी मम्मी बहुत सीधी सादी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। आसानी से उनकी बात में आ गई और उन्होंने पेपर पर साइन कर दिया।
फिर मेरे बड़े पापा को मेरे पापा वाली सरकारी नौकरी मिल गई। ये सारी बातें उस समय तो मुझे ठीक से समझ नहीं आती थी, पर मुझे पता सब कुछ था। जब मैं बड़ी हुई और मुझ पर जुल्म होने लगे और मैंने ये सारी बातों को अच्छे से समझा, तब मुझे पता चला कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ है। जब मेरे पापा हम सभी को छोड़कर चले गए थे, तब मेरी मम्मी 3 महीने की गर्भवती थी। मेरे बड़े पापा की नौकरी के पूरे प्रोसीजर में 2.5 से 3 महीने का समय लगा था। इस पूरे 2.5 से 3 महीने में मेरी बड़ी मम्मी और मेरे बड़े पापा ने मेरी मम्मी का और मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। हमारी हर एक जरूरत का ख्याल रखा गया। पर कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? कोई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? मेरे बड़े पापा की सरकारी नौकरी होते ही उन्होंने हम दोनों को जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल फेंका। मेरी बड़ी मम्मी तो हर एक छोटी छोटी चीज के लिए हम दोनों को ताना देने लगी। मेरी मम्मी को उस अवस्था में भी घर के सारे काम करवाने लगी। मेरी बड़ी मम्मी अपने दोनों बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी और वही मुझे यह कहकर भगा देती थी कि यहाँ से अभी चले जाओ, दोनों खाना खा रहे हैं, तुम बाद में आ जाना। मेरी मम्मी ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ वो ऐसा बर्ताव करेगी। मेरी मम्मी अगर चाहती तो उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती थी, इससे हमें हमारा हक मिलता। पर मेरी मम्मी इतनी सीधी सादी थी कि उन्होंने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। मेरी नानी भी नहीं थी, उनकी मृत्यु तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। मेरे नाना जी मेरे मामा के साथ दूसरे राज्य में हमसे काफी दूर रहा करते थे और उस समय आज के जमाने की तरह मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे जो हम पलक झपकते ही एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। मेरी मम्मी बस रोती थी, मेरे पापा को याद करती थी। वो कहते हैं ना, वो बच्चे अपने उम्र के बच्चों से बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत सारी तकलीफें देखी होगी, बहुत सारे दुख झेले होंगे। और मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही था। मुझे आज भी सब कुछ बहुत अच्छे से याद है कि मेरी मम्मी कैसे लड्डू गोपाल के पास बैठे बैठे मेरे पापा को याद किया करती थी, उनके लिए रोया करती थी, लड्डू गोपाल से मेरे लिए प्रार्थना किया करती थी। मेरी मम्मी कहा करती थी कि यह मेरे जीवन में आप मुझे कैसे दिन दिखा रहे हो मेरे गोपाल। मैं अपने बच्चे को अच्छा खिला नहीं सकती, उसे अच्छा पहना नहीं सकती। मेरी भक्ति में क्या कमी थी? मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जो मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? ऐसे ही दिन बीतने लगे। मेरी मम्मी घर के पूरे काम किया करती थी। हमारा खेती बाड़ी का भी काम था जिसमें बहुत सारे मजदूर काम करते थे। मेरी बड़ी मम्मी मेरी मम्मी से सारे मजदूरों के लिए खाना भी बनवाया करती थी। इस अवस्था में मेरी मम्मी इतना सारा काम अकेले करके बहुत कमजोर हो गई थी, वो बीमार रहने लगी थी। दोस्तों, मनीषा जी हमसे कहती है कि आज जब मैं अपने मम्मी के बारे में ये सारी बातें आपको बता रही हूँ तो सच कहूँ तो मेरा दिल अंदर से रो रहा है। इस घटना को इतने साल बीत गए हैं, पर आज भी जब मैं आपको ये सब बता रही हूँ तो मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ रहे हैं। वो सारी घटनाएं, वो सारे दिन, वो सारी बातें मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। मनीषा जी कहती हैं कि मेरी मम्मी की डिलीवरी का समय था। मेरी मम्मी दर्द से छटपटा रही थी, पर मेरी बड़ी मम्मी ने मेरे बड़े पापा को खबर भी नहीं भिजवाया, ना ही वो खुद मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गई। गांव के एक दाई माँ को बुलाया गया। मैं अपनी उम्र से शायद बहुत बड़ी हो चुकी थी, हर एक बात को समझने लगी थी। मेरी बड़ी मम्मी अपने दोनों बच्चों के साथ मुझे भी घर से बाहर जाने को कहती है। वो दोनों तो बाहर चले गए, पर मैं नहीं गई। मैं वही कमरे के बाहर बरामदे में बैठी रही। पूरा दिन बीत गया, पर मुझे उस कमरे में जाने नहीं दिया गया। मैं बाहर से ही अपने मम्मी की रोने की, चीखने की आवाजें सुन रही थी। मेरी बड़ी मम्मी और वो दाई माँ कमरे के अंदर आना जाना कर रही थी। मुझे लगा कि रात तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं अपने मम्मी के पास जा पाऊंगी, पर उस रात भी मुझे मम्मी के पास नहीं जाने दिया। मेरे बड़े पापा घर पर आए, पर उन्होंने भी मेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने के बारे में नहीं सोचा। सुबह जब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी की हालत बहुत खराब है, उस समय मेरे बड़े पापा और मेरी बड़ी मम्मी मिलकर मेरी मम्मी को सरकारी हॉस्पिटल ले गए। मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल ने तो पहले ही मुझसे मेरे पापा को छीन लिया था, पर अब मेरे साथ इतना बुरा करेंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता। उसी दिन रात के लगभग 8 साढ़े 8 बजे मैं अपने दोनों भाइयों के साथ लूडो खेल रही थी।
मेरी बड़ी मम्मी और मेरे बड़े पापा अब तक घर नहीं आए थे। तभी अचानक एम्बुलेंस का सायरन की आवाज आती है। हम तीनों दौड़कर घर से बाहर निकलते हैं और फिर जो मैं देखती हूँ उसे मैं अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूलूंगी। एक पल में ही मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरी माँ मर चुकी थी। उस समय मेरी माँ के मरने का कारण जो मैंने सुना था वो मुझे ठीक से समझ नहीं आया था, पर जब मैं बड़ी हो गई और उन बातों को फिर से सोचा तब मुझे पूरी बात समझ आई कि मेरी मम्मी के साथ कितना बुरा हुआ था। मेरी मम्मी के पेट में लड़का था, मेरा भाई, जो शायद समय पर अस्पताल पहुँचने से बच सकता था। मेरी मम्मी भी हमारे साथ होती। दम घुटने की वजह से बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी और उस मरे हुए बच्चे को जन्म देने के दौरान मेरी मम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई। दोस्तों, मनीषा जी रोते हुए मुझसे कहती है कि आप ही जरा सोचिए, जिसके पापा ना हो, जिसके बड़ी मम्मी और बड़े पापा उसके साथ, उसके माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार करे और मेरी माँ भी इस तरह से मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरे जीवन में क्या बचा था? छोटी सी उम्र में मैंने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। मेरी माँ की मृत्यु पर मेरे नाना जी और मेरे मामा जी हमारे घर आए थे। उनकी क्या मजबूरी थी या मेरे बड़े पापा और मेरे नाना जी के बीच में क्या बात हुई, मुझे आज तक नहीं पता, पर वो भी मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। अब मैं घर पर बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। कुछ ही महीने के बाद मेरा परीक्षा था। परीक्षा के बाद मेरा नाम प्राइवेट स्कूल से कटवाकर सरकारी स्कूल में लिखवा दिया गया। स्कूल से घर आने के बाद मेरी बड़ी मम्मी मुझसे घर के काम करवाया करती थी। मैं बहुत छोटी थी, मुझे कोई भी काम करना नहीं आता था, पर मैं अपनी बड़ी मम्मी और बड़े पापा के डर से घर का हर एक काम करने की कोशिश करती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। मनीषा जी कहती हैं कि जैसा मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े मम्मी बड़े पापा सभी अलग अलग रहा करते थे। हमारा घर भी एक ही आंगन में था, पर अलग अलग था। लड्डू गोपाल हमारे घर के मंदिर में विराजित थे। जब से मेरी मम्मी चली गई है तब से हमारे घर का मंदिर बंद था। कोई भी उसमें पूजा पाठ नहीं करता था। मैं भी अपनी बड़ी मम्मी और बड़े पापा के घर में उनके साथ ही रहा करती थी। 2-2.5 साल के बाद की जन्माष्टमी में मैं देखती हूँ कि हमारे आस पड़ोस के सभी जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए रात को मंदिर जाने की बात कर रहे थे। तब मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। मुझ में बहुत सारी चीजों का ज्ञान आ चुका था। मैं सोचने लगती हूँ कि हमारे घर में भी तो लड्डू गोपाल है और मैं उनको भूल कैसे गई, वो तो हमारे घर के मंदिर में ही होंगे ना। यह सोचकर मैं बिना देर करते हुए हमारे घर के मंदिर में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि रूम बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। चारों तरफ झाले लटक रहे थे। बहुत सारे भगवान के फोटो इधर उधर गिर चुके थे। शायद चूहों ने इस तरह से गिराया हो। तभी मैं अपने लड्डू गोपाल को देखती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल काले पड़ चुके थे। उनके पूरे शरीर में झाले लटक रहे थे। कितने वर्षों से लड्डू गोपाल इसी अवस्था में बैठे थे। बाल गोपाल के कपड़े भी फटे हुए थे। शायद उनके कपड़े खुद से ही फटे होंगे या फिर चूहों ने काट दिया होगा, मुझे नहीं पता। लड्डू गोपाल को देखते ही मुझे मेरी मम्मी की याद आ जाती है। मैं लड्डू गोपाल को तुरंत अपने गोद में ले लेती हूँ और रोने लगती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यह मेरे वही लड्डू गोपाल है जिनके साथ मैं बचपन में खेला करती थी, जिनकी सेवा मेरी मम्मी कितने प्यार से करती थी। आज उन्हें इस दशा में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं सोचती हूँ कि अब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने बड़ी मम्मी के घर जाती हूँ। शाम का समय था। बड़ी मम्मी और बड़े पापा वहीं बरामदे में बैठे थे। मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर मेरी बड़ी मम्मी गुस्सा करने लगती है। वो कहने लगती है कि तुम इन्हें यहाँ लेकर क्यों आई हो? मैं उनसे कहती हूँ कि अब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। मैं बार बार उस घर में जाकर लड्डू गोपाल की सेवा करूं, यह नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर आई। मेरी बड़ी मम्मी मुझसे कहने लगी कि नहीं, यह तुम्हारी मम्मी के लड्डू गोपाल हैं और तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। हम मरे हुए इंसान का कोई भी चीज अपने घर में नहीं रख सकते। मेरी बड़ी मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं रोने लगती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी और यह तो भगवान है ना, इनकी सेवा करने से आपको क्या दिक्कत है? मैं सब कुछ खुद ही करूँगी। मैं कभी आपको कुछ भी करने के लिए नहीं कहूँगी।
पर मेरा इतना कहने पर भी मेरी बड़ी मम्मी मुझे मना कर देती है। मैं रोने लगती हूँ। मैं रोते हुए लड्डू गोपाल को दोबारा उसी घर में छोड़ आती हूँ। मैं खाना भी नहीं खाई। उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया था। अगले दिन सुबह सुबह मेरी बड़ी मम्मी मुझसे कहती है कि इस तरह से नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी और फिर हमारे घर का काम कौन करेगा और लोग क्या कहेंगे कि बच्चे को खाना नहीं देती है। तुम जाओ, तुम्हें जो करना है करो, जिसकी सेवा करनी है करो, पर घर के काम हमेशा वैसे ही समय पर होते रहने चाहिए जिस तरह से अब हो रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। मनीषा जी कहती है कि मैं बहुत खुश हो गई और तुरंत जाकर अपने लड्डू गोपाल को लेकर आई। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। बड़ी मम्मी के मंदिर में भोग लगाने के लिए जो भी मिस्त्री बतासे आते थे, मैं उसी से लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। कभी कभी जब त्योहारों में हमारे घर अच्छा कुछ पकवान बनता था और उसमें मेरी बड़ी मम्मी मुझे मेरा हिस्सा देती थी, तो मैं उसी से अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया करती थी। मेरे पास लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाक तो नहीं थे, इसलिए मैं कभी कभी 10 रुपए के रुमाल खरीद लेती थी और 10 रुपए वाले रंगीन मोजे खरीदा करती थी। अपने हाथों से लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बनाती थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं बनते थे, पर मुझे जैसा आता था मैं वैसे ही बनाकर अपने लड्डू गोपाल को पहनाती थी। ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के आईब्रो और उनके ओठों का रंग छूट चुका है, जिस वजह से मेरे बाल गोपाल का चेहरा थोड़ा अलग सा दिखने लगा था। मैं सोची कि अगर मैं इसमें फिर से कलर कर दूंगी तो ये फिर से सुंदर दिखने लगेंगे, पर मेरे पास तो रंग था ही नहीं। मैं अपने भैया यानी अपनी बड़ी मम्मी के बड़े बेटे से कलर और ब्रश मांगने लगी। पहले तो वह मुझे देने से मना कर रहा था, पर मेरे बार बार मांगने पर, बार बार जिद करने पर उसने कहा कि अच्छा ठीक है ले लो, पर ज्यादा खत्म मत करना। मैं अपने भैया से बस 3 ही रंग ली थी, लाल, सफेद और काला, और एक ब्रश लेकर लड्डू गोपाल को लेकर बैठ जाती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल का सुंदर सा आईब्रो बनाई, फिर उनके ओठों पर लाल रंग से पेंट कर लाली बनाई। अब मैं अपने लड्डू गोपाल के आईब्रो के ऊपर सफेद रंग का श्रृंगार कर रही थी, जिसमें मुझे थोड़ा समय लग रहा था। तभी मेरी बड़ी मम्मी मुझे किसी काम से बुलाने लगी। मैंने उनसे कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके आती हूँ। मेरी बड़ी मम्मी ने थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से बुलाया, पर मैं नहीं गई। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तभी मेरी बड़ी मम्मी आकर अचानक मेरे पास खड़ी हो जाती है और मुझे डांटने लगती है। मुझसे कहती है कि तब से बुला रही हूँ ना, तुम्हें समझ में नहीं आता और तुम ये क्या कर रही हो, इस मूर्ति को लेकर बैठी हो। तभी मैं अपनी बड़ी मम्मी को लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को दिखाते हुए कहती हूँ, देखिए ना बड़ी मम्मी, मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। आज मैंने इनका रंग से सुंदर सा श्रृंगार किया है। तभी मेरी बड़ी मम्मी गुस्से में आकर झुंझलाकर लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को मेरे हाथों से ले लेती है और कहती है कि लाओ, आज मैं तेरे लल्ला का अच्छे से रंग लगाकर श्रृंगार कर देती हूँ। मनीषा जी कहती हैं कि सच कहूँ तो मुझे यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मेरी बड़ी मम्मी मेरे लड्डू गोपाल के साथ कुछ ऐसा करेगी। मेरे लड्डू गोपाल को मेरे हाथ से ले लेती है और उसी ब्रश से मोटे मोटे रंग मेरे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में लगा देती है। लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह को रंग से खराब कर दिया। मैं अचानक से यह सब देखकर हैरान रह गई। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं उनके हाथ से लड्डू गोपाल को लेने की कोशिश करती हूँ, पर मेरी बड़ी मम्मी मुझे मेरे लड्डू गोपाल को नहीं लौटाती है। वो मेरे लड्डू गोपाल को ऊंचाई वाले स्थान में रख देती है। मैं रोने लगती हूँ। मैं बार बार अपनी बड़ी मम्मी से कहती हूँ कि मुझे मेरे गोपाल वापस दे दीजिए, पर वो मुझे मेरे बाल गोपाल को दी ही नहीं। वो मुझसे कहती है कि थोड़ी देर के बाद ले लेना, पहले इन सब को सूखने तो दो। तुम्हें अपने लड्डू गोपाल को सुंदर बनाने का बहुत शौक है ना, अब देखो मैं कितना सुंदर बना दी हूँ तुम्हारे लड्डू गोपाल को। मैं वहीं बैठे बैठे रोती रहती हूँ। मेरी बड़ी मम्मी मुझे लड्डू गोपाल को उतार कर नहीं देती है। अगले 3 घंटे के बाद जब मेरे लड्डू गोपाल के ऊपर रंग बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुका था, तब मेरी बड़ी मम्मी हंसते हुए लड्डू गोपाल को ऊपर से नीचे उतारती है और मेरे बाल गोपाल को मुझे दिखाते हुए कहती है कि अरे मनीषा, ये तो तुम्हारे लड्डू गोपाल है ना, देखो ना कितने डरावने लग रहे हैं। अरे तुम तो कहती थी कि तुम्हारे लड्डू गोपाल बड़े ही सुंदर लगेंगे,
पर ये क्या, इनका श्रृंगार करने के बाद तो ये डराने लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भूत हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी इन्हें ले जाकर अपने उस कमरे में रख दो, नहीं तो बेवजह इन्हें देखकर हमारे घर के सभी लोग डर जाएंगे। इस बदसूरत लड्डू गोपाल को हमारे घर रखने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले अपनी बड़ी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरे बाल गोपाल की ऐसी दशा कर दी है। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोल पा रही थी क्योंकि मुझे डर था कि मैं अगर उन्हें कुछ भी बोलूंगी तो वो मुझे फिर से मारने पीटने लगेगी। पर मैंने हिम्मत जुटाते हुए अपनी बड़ी मम्मी से कहा कि नहीं, ये बदसूरत नहीं है, ये बहुत ही सुंदर है। आपने इनकी यह दशा कर दी है। मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा इसी अवस्था में करूंगी, चाहे वो कैसे भी दिखे। रंगों का क्या है, धीरे धीरे सारे रंग उतर जाएंगे। मनीषा जी कहती हैं कि उस दिन मेरे बाल गोपाल की ऐसी अवस्था देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं बहुत रोई थी। मेरे सुंदर से लड्डू गोपाल कितने प्यारे लगते थे और मेरी बड़ी मम्मी ने मेरे बाल गोपाल की क्या दशा बना दी है। मेरी बड़ी मम्मी कई बार मुझसे यह बोला करती थी कि लड्डू गोपाल को ले जाकर पानी में विसर्जित कर दो, मैं तुम्हें दूसरा लड्डू गोपाल ला कर दूंगी। पर मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे कभी भी दूसरे गोपाल लाकर नहीं देंगी, और अगर वो मुझे लाकर भी देती तो भी मैं अपने लड्डू गोपाल को खुद से जुदा कभी नहीं करती, क्योंकि यह मेरे मम्मी पापा के आखिरी निशानी है। मेरे लड्डू गोपाल हर परिस्थिति में मेरे साथ है। मेरे बड़ी मम्मी के दोनों बेटे मुझे बार बार चिढ़ाया करते थे कि तेरे लड्डू गोपाल बदसूरत है, डरावने हैं। मेरी बड़ी मम्मी भी मुझे कई बातें कहा करती थी, पर मुझे कभी किसी के बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। मनीषा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल का चमत्कार देखिए, उनकी लीला देखिए। इतने वर्ष हो गए हैं पर आज तक लड्डू गोपाल के विग्रह से पूरी तरह से रंग नहीं उतरा है, पर हाँ, कहीं कहीं से रंग छूट जरूर गया है। अब जब तक लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह से वह रंग अपने आप साफ नहीं होता, मैं लड्डू गोपाल का दूसरा श्रृंगार कभी नहीं कराऊंगी। मैंने भी अपने मन में यह सोच लिया है कि शायद मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल इसी अवस्था में मेरे साथ रहना चाहते हैं, और मेरे लड्डू गोपाल को शायद कोई डरावना कहे या बदसूरत, पर मेरे लिए मेरे लड्डू गोपाल दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है। मेरे प्राणों से भी प्रिय है मेरे लड्डू गोपाल। उसी अवस्था में मैं लड्डू गोपाल की सेवा आज भी करती हूँ। मेरी जब शादी हुई तब मैं शादी के बाद अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर आई, और यह मेरे लड्डू गोपाल की ही चमत्कार है, उनकी ही कृपा है जो मेरे ससुराल में आज तक कभी किसी ने मेरे लड्डू गोपाल को बदसूरत नहीं कहा, ना ही डरावना कहा। किसी ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से कभी भी नहीं रोका। ठाकुर जी की कृपा से मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है, और मेरे दूसरे संतान है मेरे लड्डू गोपाल। मुझे 2 पुत्र और एक पुत्री संतान है। मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा मेरे ससुराल में बड़े ही प्रेम से होती है। दोस्तों, वैसे मैं पाप और पुण्य का विचार करने वाली कोई नहीं हूँ, पर मनीषा जी की बड़ी मम्मी ने जो लड्डू गोपाल के साथ किया है, इतना क्रूर व्यवहार, वो दंडनीय है। अगर उनकी जगह कोई भी होता तो मैं यही कहती, क्योंकि सभी को उनके कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। भगवान सबका हिसाब करते हैं, सभी को अपनी अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक उसी तरह से अगर आपने कोई कुकर्म किया है, कोई पाप किया है, तो इंतजार कीजिए, आपको उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस दुखद घटना को हमारे साथ शेयर किया, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों,
यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।